गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे भारत के विदेशी व्यापार के बारे में। और भारत के विदेशी व्यापार को हम वहाँ पर भारत का सबसे पहले देखेंगे भारत का विदेशी व्यापार किस प्रकार से संचालित होता है, किस प्रकार से आयात और निर्यात की स्थिति है। आपके सिलेबस में ये 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक है, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विदेशी व्यापार क्या होता है। सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं कि दो पक्षों के मध्य का अर्थ होता है कि कोई दो व्यक्ति हो सकते हैं, कोई दो देश हो सकते हैं, दो राज्य हो सकते हैं, उनके बीच में वस्तुओं के ऐच्छिक यानी इच्छा से आपस में या कानूनी रूप से जो भी लेन देन होता है तो उसे हम व्यापार कहते हैं। एक देश के व्यापार को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो सकता है डोमेस्टिक और एक होता है इंटरनेशनल। यानी डोमेस्टिक को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि राजस्थान अपनी किसी वस्तु को मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश को बेचता है, या किसी जिले के द्वारा एक जिले द्वारा अपनी किसी विशिष्ट सामग्री को दूसरे जिले को बेचा जाता है, तो उसे हम घरेलू व्यापार कहते हैं। और यदि वही सामग्री किसी दूसरे देश को बेची जाती है तो उसे हम विदेशी व्यापार के नाम से जानते हैं। जब किसी देश के विभिन्न स्थानों, प्रदेशों या क्षेत्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय, न केवल वस्तुओं का बल्कि सेवाओं का भी क्रय विक्रय होता है, तो उसे आंतरिक, घरेलू या अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। यानी किसी देश के ही एक राज्य में, राजस्थान का एमपी के साथ या एमपी का कर्नाटक के साथ जब इस प्रकार का वस्तुओं का लेन देन होता है तो उसे हम घरेलू व्यापार या आंतरिक व्यापार या अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। और जब ऐसी स्थिति विभिन्न देशों के बीच में होती है या वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है तो इसे हम विदेशी, बाह्य या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। तो ये अंतर होता है अंतरराज्य व्यापार यानी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो विदेशी व्यापार है उसका अर्थ होता है एक से अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापार। अब इस व्यापार की कुछ विशेषताएं भी होगी। तो अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का लगभग 90% जो विदेशी व्यापार होता है वो समुद्री मार्गों द्वारा होता है, क्योंकि ऊपर की तरफ हिमालय है और हिमालय का अवरोध होने के कारण दूसरे देशों में वहां पर माल पहुंचाना काफी मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से भारत के मध्य जो धरातलीय आवागमन की जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं है। यानी चारों तरफ, तीन तरफ देख लीजिए, तीन तरफ तो इसके, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है और नीचे की तरफ हिंद महासागर है। तो ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण मार्ग रह जाता है सड़क मार्ग। वो भी संभव नहीं है क्योंकि ऊपर की तरफ आ गया आपके हिमालय, और हिमालय को पार करके सड़क मार्ग से माल भेजना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से ज्यादातर जो विदेशी व्यापार भारत में किया जाता है वह समुद्री मार्गों द्वारा किया जाता है। तो अधिकांश जो व्यापार है वह पत्तनों यानी बंदरगाह जो होते हैं वहां से समुद्री मार्गों के माध्यम से भारत के संदर्भ में किया जाता है। ये इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता कि भारत का जो निर्यात व्यापार, निर्यात क्या होता है कि जो सामग्री हम दूसरे देशों को भेजते हैं तो उसका लगभग 27% जो होता है वो पश्चिमी यूरोपीय देशों का अर्थ हो गया कि यूरोपियन कंट्रीज जो वेस्ट के अंतर्गत है उन कंट्रीज के अंतर्गत बेचा जाता है। 20% उत्तरी अमेरिका, 51% एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई देशों तथा 20% अफ्रीकी और दक्षिणी अमेरिकी देशों से किया जाता है। ये निर्यात है जहां पर हम भारतीय सामग्रियों को भेजते हैं। तो कुल निर्यात व्यापार का 61.1% जो भाग है वह विकसित देशों जैसे यूएसए को हम 17.4% माल अपने टोटल फॉरेन ट्रेड का बेचते हैं। इसी प्रकार से जापान को हम 7.2%, जर्मनी को 6.8% और ब्रिटेन को 5.8% माल निर्यात करते हैं।
तो सबसे ज्यादा भारत का जो निर्यात होता है इन आंकड़ों के अनुसार वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अभी ये जो डेटा है चेंज होते रहते हैं, कई बार इसका संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थान पर चाइना भी आ जाता है। तो इस प्रकार से ये स्थिति बदलती रहती है। इसी प्रकार से आयात यानी हम माल जो खरीदते हैं वह उसका लगभग 26% जो भाग है हम यूरोपियन कंट्री से मंगाते हैं, 39% हम एशियाई व ऑस्ट्रेलियाई देशों से मंगाते हैं, 13% माल हम उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों से तथा 7% माल हम अफ्रीकी देशों से आयात करते हैं। तीसरी विशेषता है कि विश्व की लगभग 17.4% जनसंख्या भारत में निवास करती है, लेकिन अगर पूरे के पूरे विश्व के व्यापार की बात करें तो भारत में केवल 0.5% भाग भी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर विकसित और अन्य विकासशील देशों की बात करें तो विदेशी व्यापार का जो परसेंटेज है वह वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से भारत में पूरे वर्ल्ड में जितना व्यापार होता है उसका आधा प्रतिशत भाग भी हमारे यहाँ पर नहीं होता है। तो इस प्रकार देश के जो प्रति व्यक्ति की जो विदेशी व्यापार का जो औसत है वह अन्य देशों की तुलना में कम है, यानी हम विदेशी व्यापार बहुत कम मात्रा में करते हैं। ये यहाँ की विशेषता है। फिर इस प्रकार से चौथी विशेषता है कि भारत के विदेशी व्यापार का भुगतान संतुलन स्वतंत्रता के बाद हमारे पक्ष में नहीं रहा। कैसे नहीं रहा कि 1960-61 तथा 70-71 का 10 वर्षीय जो काल रहा तो उसमें भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में रहा। 1980-81 में घटा 5,838 करोड़, 1990-91 में 10,635 करोड़ और 99-2000 में व्यापार का घाटा 1,55,675 करोड़ हो गया। तो इस प्रकार से काफी घाटे देखने रहे। फिर 2001 में घाटे में कुछ गिरावट, घाटा है लेकिन कुछ कमी 27,302 करोड़, फिर वापस घाटे में वृद्धि होने लगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो विदेशी व्यापार है वह काफी घाटे में रहा और इस घाटे में वृद्धि का प्रमुख जो कारण है वह है आयात में भारी वृद्धि करना। यानी हम ज्यादातर जो सामग्री है वह बाहरी देशों से मंगाते हैं और बाहरी देशों से मंगवाते हैं तो हमें उसके लिए बहुत अधिक राशि चुकानी पड़ रही है और इस कारण हमें घाटे का सामना करना पड़ता है। और इस आयात में सबसे ज्यादा हम मंगाते हैं पेट्रोलियम पदार्थ। जो पेट्रोलियम पदार्थ की जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए हम विदेशी जो राष्ट्र है, दूसरे जो राष्ट्र है उस पर हमारी निर्भरता अधिक है। इसके अलावा पांचवी विशेषता, भारत का अधिकांश जो विदेशी व्यापार है वो लगभग 35 देशों के मध्य होता है जो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समझौतों के आधार पर किया जाता है। यानी कई प्रकार के ऐसे संगठन बने हुए हैं, व्यापारिक समूह बने हुए हैं, उनके बीच में कुछ ऐसी समझौते होते हैं। उन समझौतों के तहत लगभग हम 35 देशों से विदेशी व्यापार करते हैं। और पिछले 20 वर्षों की बात करें तो हमारे यहाँ पर आयातों की प्रकृति में भारी परिवर्तन हुआ। अब प्रकृति में परिवर्तन यानी पहले हम कौन सी चीजें मंगवाते थे और आज हम क्या सी चीजें मंगवाते हैं, ये काफी बदलाव देखने को मिला है। तो पहले भारत निर्मित माल का अधिक आयात करता था, लेकिन अब खाने के तेल, पेट्रोलियम, उसके उत्पाद, स्नेहक पदार्थ, खाद, कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं का आयात भी करना लगा है। यानी पहले हम रेडीमेड जो इक्विपमेंट है, रेडीमेड वस्त्र है या इस प्रकार की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से जो बने हुए माल है वो हम ज्यादा मंगाते थे, लेकिन आजकल हम रॉ मटेरियल को भी मंगाने लगे हैं। तो ये जो प्रकृति है आयात की ये काफी चेंज हो चुकी है। इसी प्रकार से निर्यातों की प्रकृति में भी बदलाव हुए हैं। अब किस प्रकार से बदलाव हुए हैं कि हमारे जो बेचने वाले पदार्थ जो हम दूसरे देशों को देते हैं तो उन पदार्थों में कृषि, खनन, कच्चे मालों की प्रधानता थी। यानी सबसे पहले हम कृषि सामग्री को बेचते थे, जो खनिज निकलते थे उनको बेचते थे,
लेकिन अब भारत सूती वस्त्रों को, सिले सिलाई यानी रेडीमेड जो कपड़े हैं, जूट का जो सामान है, जूट का ये सामान है, चमड़ा निर्मित सामान, अभ्रक, मैंगनीज, लौह अयस्क, मशीनरी, साइकिल, पंखे, फर्नीचर, रेल के इंजन, सीमेंट, हौजरी, हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार के रत्न, जवाहरात, आभूषण, इन सभी को आज वर्तमान में निर्यात करने लगा है। 31 अगस्त 2004 को नई निर्यात नीति भारत में लागू हुई। निर्यात नीति यानी हम जो सामान दूसरे देशों को बेचेंगे या देंगे, तो उस सामान के लिए हमारी कौन कौन सी नीतियां रहेगी। तो इन नीतियों के आधार पर तय किया गया कि निर्यात क्षेत्र को सेवा कर से यानी उस पर किसी प्रकार के टैक्स नहीं लगेंगे। इसके अलावा जो छोटे छोटे जो उद्योग है उनके लिए हम संवर्धन पूंजीगत सामान योजना लागू करेंगे और उसके तहत निर्यात दायित्व को पूरा करने की जो समय सीमा है उसको 8 वर्षों की बजाय 12 वर्ष कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की एक नई पद्धति इस निर्यात नीति के तहत लागू की गई। अब बात करते हैं कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था में है उसमें विदेशी व्यापार का क्या महत्व है, कितना जरूरी है कि हम विदेशी व्यापार करें, और अगर हम विदेशी व्यापार नहीं करेंगे तो हमें कौन कौन से नुकसान देखने को मिलेंगे। कहा जाता है कि किसी भी देश का जो विदेशी व्यापार है वह आर्थिक विकास का दर्पण होता है। आर्थिक विकास का दर्पण का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इसके आधार पर तय होता है कि वह देश कितना शक्तिशाली है, कितना विकसित है, उसके पास संसाधनों की मात्रा कितनी है, तथा साथ साथ उन संसाधनों के उपयोग करने की उनके पास कितना टैलेंट है, उनके पास कितनी तकनीकी या प्रौद्योगिकी है। ये सभी उसके विदेशी व्यापार पर निर्भर करता है। विदेशी व्यापार कब होगा? जब आपके पास किसी प्रकार की कोई ऐसी सामग्री होगी जिसे आप बेचकर मुनाफा प्राप्त कर सकेंगे। तो विदेशी व्यापार के हम दो घटकों के बारे में बात करते हैं। एक होता है आयात। आयात जब हम किसी दूसरी जगह से माल को मंगाते हैं, और दूसरा होता है निर्यात, जिसे हम माल को बेचना यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ये दो प्रकार के जो कंपोनेंट्स होते हैं वह हमारे विदेशी व्यापार को तय करते हैं, और विदेशी व्यापार से लगभग हर एक देश लाभान्वित होता है। अब भारत के विदेशी व्यापार के महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहला जो महत्व है वो प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। एक देश ऐसे उद्योगों की स्थापना व संचालन करता है जिनसे वह अधिकतम तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है। वह बाजार में अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचता है और उन वस्तुओं का जो सर्वाधिक मूल्य उसे प्राप्त होता है उससे वहां के जो संसाधन होते हैं उनका सर्वोत्तम उपयोग होता है। यानी किसी देश के पास जितने जो संसाधन हैं उन संसाधनों का अगर वो पूर्ण उपयोग कर पाएगा तभी अपने यहाँ के वो विदेशी व्यापार को सफल बना पाएगा। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करता है विदेशी व्यापार। औद्योगिकरण को इससे प्रोत्साहन मिलता है कि जिस प्रकार से हम विदेशी व्यापार से दूसरे जितने भी जो दूसरे जो देश है वहां पर उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए उन्हें आवश्यक उपकरण बेचते हैं और कच्चा माल बेचते हैं, तकनीकी ज्ञान को का आदान प्रदान करते हैं, तो उससे उस राष्ट्र का औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। यानी भारत है तो भारत की मदद करने के लिए यूरोपियन कंट्री आ जाए, वो यूरोपियन कंट्री की मदद करने के लिए भारत चला जाए, या अमेरिकन कंट्रीज जो है वह पाकिस्तान की हो, चाहे चीन की या बांग्लादेश की हो, चाहे भारत की हो, तो उसके लिए वहां पर जो उनके पास ज्ञान है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है उसका आदान प्रदान करता है, तो वहां के औद्योगिकरण को काफी फायदा मिलता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना में वृद्धि मिलती है कि अगर आप किसी दूसरे देश के साथ अगर इस प्रकार का विदेशी व्यापार करते हैं तो दोनों के बीच के जो संबंध होते हैं वो काफी मृदुल हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, दोनों के विचार और दृष्टिकोण से परिचित होते हैं, और इस प्रकार से सांस्कृतिक सहयोग और परस्पर विश्वास में वृद्धि होती है। इससे विदेशी व्यापार से सस्ती वस्तुओं की उपलब्धि होती है, क्योंकि विदेशी व्यापार होगा तो विदेशों से जो सस्ती वस्तुएं और अच्छी क्वालिटी की जो वस्तु होती है वह दूसरे राष्ट्र को मिलती है, और इससे हम हमारे लोगों का जो जीवन स्तर है वह आर्थिक कल्याण में वृद्धि करता है। यानी कोई भी मशीनरी हो, चाहे किसी प्रकार की दूसरी सामग्री हो, कई फल फ्रूट हो, तो इस प्रकार से हम आदान प्रदान करते हैं तो इससे हमें
फायदा मिलता है। भौगोलिक श्रम विभाजन, अब विदेशी व्यापार के स्वतंत्र होने पर, यानी जैसे जैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, विश्व एक गांव के रूप में देखा जा रहा है, तो प्रत्येक देश जो उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनसे सर्वाधिक प्राकृतिक लाभ प्राप्त हो या जिनकी जो उत्पादन लागत है वह न्यूनतम रहे। तो इस प्रकार से विदेशी व्यापार की जो क्रियाएं होती हैं वह भौगोलिक श्रम विभाजन को संभव बनाती हैं। कहना का तात्पर्य ये है कि हम विदेशी व्यापार के माध्यम से हम जितने भी जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, उन वस्तुओं की जो लागत है उसको कम करने के लिए हम, या जहां पर सबसे कम लागत में वो उत्पादित होती है वहां से उसे प्राप्त करके विदेशी व्यापार को संभव बनाते हैं या सरल बनाने का कार्य करते हैं। इससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है, यानी कई प्रकार के ऐसे देश होते हैं जहां पर अनुकूलतम परिस्थितियां होने के कारण वस्तुओं की जो लागत है वो कम हो जाती है और इससे उपभोक्ताओं को उत्तम वस्तुएं कम कीमत पर उसी स्थान पर उपलब्ध हो जाती है और उससे उसके रहन सहन के स्तर में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा उत्पादन एवं तकनीकी क्षमता में सुधार, विदेशी व्यापार के कारण देश के जो उद्योगपति है सदैव विदेशी जो प्रतियोगिता का भय रहता है। वे जानते हैं कि यदि वे उच्च कोटि का उत्पादन अगर कम लागत पर न कर सके तो उनके द्वारा जो उत्पादित जो वस्तुओं की जो है मांग कम हो जाएगी और बाहर से विदेशी वस्तुएं आ जाएगी। इसी कारण वो क्या करते हैं कि अपनी कार्य कुशलता व उत्पादन तकनीक में सुधार करने का कार्य करते हैं, जिससे उत्पादन व तकनीकी क्षमता में लगातार सुधार होता रहता है और अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं हमें अपने ही देश में प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा एकाधिकारी की जो प्रवृत्ति पर अंकुश, एकाधिकारी यानी मोनोपोली जो है उस पर अंकुश लग जाता है। तो विदेशी जो प्रतियोगिता रहती है उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार के क्षेत्र में जो मोनोपोली वाली जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगा रहता है कि अगर आप किसी वस्तु को अगर बड़ी महंगी देंगे तो हो सकता है कि वह किसी दूसरे राष्ट्र से भी उस वस्तु का उपभोग कर सकता है। इसके अलावा कच्चे माल की जो उपलब्धि है वह भी विदेशी व्यापार के कारण संभव हो पाती है। जैसे कि हम जापान का उदाहरण लें तो जापान के पास कपास नहीं है लेकिन सूती वस्त्र के निर्माण में वह अग्रणी स्थान रखता है। जापान के पास लोहा नहीं है लेकिन मशीनों के निर्माण में वह अग्रणी स्थान रखता है। तो उसके पीछे कारण क्या है? विदेशी व्यापार। यानी विदेशी व्यापार ने संभव बनाया है कि किसी राष्ट्र विशेष के पास अगर किसी प्रकार की कोई कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है तो उस मार्ग को वो प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा मूल्य स्तर के समानता की प्रवृत्ति, तो विदेशी व्यापार के कारण विश्व के जितने भी जो देश है वो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में समानता रखते हैं, जिससे कि किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं रहे और उपभोक्ताओं को इस प्रकार की जो सामग्री है वो बड़ी आसानी से कम मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री मिल सके। विदेशी विनिमय की उपलब्धि, विदेशी विनिमय को अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी आप अगर फॉरेन करेंसी को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए एक बड़े साधन के रूप में विदेशी व्यापार को देखा जाता है। इससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्त होती है। तो विभिन्न प्रकार के जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो टैक्स लगते हैं उसके बिहाफ पे उस संबंधित जो कंट्री होती है उसको, और जहां से भी आयात निर्यात किया जाता है तो वहां पर दोनों ही तरह से उसको जो टैक्सेस मिलते हैं उससे वहां की जो इकोनॉमी होती है वो काफी ग्रोथ की ओर जाती है और वहां पर फॉरेन जो करेंसी है वो उसे प्राप्त होती है। फिर इसके बाद उसकी संरचना की बात करते हैं। विदेशी व्यापार की संरचना किस प्रकार की है? तो आयात संरचना, यानी भारत में जो आयात किया जाता है किन किन वस्तुओं का किया जाता है। तो सबसे पहले हम पूंजी वस्तुओं की बात करते हैं, यानी बहुत महंगी महंगी जो मशीनें होती हैं, धातुएं, अलोह धातुएं, परिवहन के साधन, ये सारी सारी पूंजी वस्तुएं होती है जो हम आयात करते हैं। कच्चा माल, तो भारत खनिज तेल, कपास, जूट और रासायनिक पदार्थों का आयात करता है। इसी प्रकार से उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न, विद्युत उपकरण, औषधियाँ, विभिन्न प्रकार के कपड़े, कागज, ये सभी की सभी जो वस्तुएं होती हैं हम आयात करते हैं। इसके अलावा जो योजना काल, यानी जो आपके जो प्लानिंग ईयर्स रहे हैं, योजना काल जो रहे उसमें क्या क्या परिवर्तन आए? तो जैसे जैसे पंचवर्षीय योजनाएं जो चली है उसके आधार पर इस्पात, यानी जो स्टील है, खनिज तेल है, रासायनिक पदार्थों के आयात में काफी तेज गति से वृद्धि हुई है। भारत के संदर्भ में मशीनों के आयात में काफी वृद्धि दर बढ़ी है, खाद्यान्नों के आयातों में कमी हुई है। यानी मशीनें हम आज भी बहुत ज्यादा मात्रा में दूसरे देशों से मंगाते हैं, लेकिन खाद्यान्नों में जो कमी हुई है
तो उसके पीछे कहा जा सकता है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं रही है, उन पंचवर्षीय योजनाओं ने हमने अपने आप को खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से थोड़ा सा अपने आप को सशक्त बनाया है, और दूसरे जो देश है उस पर हमारी खाद्यान्न संबंधी जो निर्भरता है वो कम हुई है। ये तो रहा आयात से संबंधित। इसी प्रकार से हमारे निर्यात यानी जो एक्सपोर्ट जो है उस पर हम बात करें तो हम कौन कौन सी चीजों को बेचते हैं, तो हम अनाज, चाय, तंबाकू, कॉफी, मसाले और काजू को निर्यात करते हैं। कच्चे माल जिसमें चमड़ा है, खाल है, ऊन, रुई, कच्चा लोहा, आयरन ओर, मैंगनीज, हीरे, जवाहरात। निर्मित वस्तुएं, जूट का सामान, कपड़ा, चमड़े का सामान, रेशम के कपड़े, रेडीमेड कपड़े, सीमेंट, केमिकल्स, खेल का सामान, जूते। पूंजीगत वस्तुएं जिसमें कुछ मशीनें, उपकरण, लोहा इस्पात, इंजीनियरिंग की वस्तुएं, सिलाई मशीनें, ये सब जो चीजें हैं हम दूसरे देशों को बेचने का कार्य करते हैं। और जो पंचवर्षीय योजना रही तो उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले। पटसन यानी जो जूट है, वस्त्र, चाय, कच्ची धातुएं, काजू, तंबाकू आदि जो परंपरागत जो वस्तुएं हैं, जो प्राचीन समय से इसका व्यापार होता रहा है, के निर्यात में निरंतर वृद्धि हुई है। यानी इन सामानों का हमने बहुत तेज गति से निर्यात किया है। इसके अलावा तंबाकू, मसाले, अबरक जिसे म्याइका कहा जाता है, के निर्यात में हमने कमी की है। तो उसके पीछे ये कारण हो सकता है कि हमने इसका घरेलू उपयोग बढ़ा दिया है, इसके कारण ज्यादातर इस माल की खपत हमारे देश के अंदर हो जाती है। इसके अलावा वनस्पति तेल, गोंद, रुई, वी की जो निर्यात है उसकी कमी देखने को मिली है। चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं, खेल का सामान, जो परियोजनागत जो सामान की जो निर्यात की जो प्रगति है उसमें भी कमी देखने को मिली है। तो कुछ वर्षों में निर्मित वस्तुओं के जो निर्यात में है असत्य काफी वृद्धि, यानी रेडीमेड चीजों को हमने बेचना प्रारंभ किया है। उसमें चमड़ा और उससे बने विभिन्न प्रकार के माल, लोहा इस्पात यानी स्टील, केमिकल और इंजीनियरिंग का सामान, शक्कर और हैंडीक्राफ्ट का जो सामान है वह हमने काफी तेज गति से बेचना प्रारंभ, यानी इसका जो एक्सपोर्ट है हमने बढ़ाया है योजना काल के अंतर्गत। अब भारत में जो विदेशी व्यापार है उस आयात निर्यात की दिशा, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत का जो विदेशी व्यापार है उसमें कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिले हैं। तो भारत का जो विदेशी व्यापार है कॉमनवेल्थ देशों तक सीमित, यानी जो कॉमनवेल्थ जो ब्रिटिश उपनिवेश वाले जितने भी जो देश थे उसके साथ जो व्यापार भारत का चलता था उसके साथ न कर पूरे विश्व में हमने अपने आयात और निर्यात को बढ़ाया है। स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो भारत जो कच्चे पदार्थ यानी खनिज जो कृषि से प्राप्त जो कच्चे माल थे या खनिजों जो हम खान को खोद कर निकालते थे उससे हम निर्यात करते थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमने निर्यातों का सामान यानी तैयार माल को हमने शामिल कर दिया और उसमें भी विविधता, यानी हम पहले क्या करते थे कि इन कच्चे माल को कृषि यानी कृषि से उत्पन्न माल का अर्थ हो गया कि हम गेहूं को बेचते थे, हम ज्वार, जौ, गन्ना, कपास, इन चीजों को हम कच्चा ही बेचते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं इसको प्रोसेस करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता के बाद पूर्व की बात करें तो हम यहाँ पर केवल अन्न उत्पादन होता था, लेकिन जैसे ही देश का जो विभाजन हुआ तो गेहूं और चावल के जो बड़े उत्पादक जो क्षेत्र थे, जो पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में चले गए, तो भारत को अन्न का जो आयात करना पड़ा था। खाद्य और कृषिगत पदार्थ के रूप में देखें तो भारत में परंपरागत निर्यात के पदार्थ रहे हैं, यानी ज्यादातर शुरुआत से ही हम कृषि से उत्पन्न होने वाले पदार्थों को बेचते रहे, लेकिन अब भारत की बात करें तो यहाँ पर मशीनरी, सूती वस्त्र, सिले सिलाई कपड़े, हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं, इनका हम निर्यात करने लगे। भारत के निर्यातों का आधे से अधिक जो भाग है वो यूरोप के जो विकसित देश है, जैसे कि आप बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, लगभग एक तिहाई भाग जो है यूरोप के और अन्य विकासशील देशों के हम इनका निर्यात करते हैं। भारत के निर्यातों में बात करें तो स्वतंत्रता के बाद रूस और जापान का महत्व बढ़ा है और जो ब्रिटेन का जो एकाधिकार था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। भारत अपने पड़ोसी देशों से व्यापार काफी कम करता जा रहा है। पूर्व साम्यवादी देश जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और रूस से हमारा विदेशी व्यापार बढ़ा है। भारत जिन देशों को निर्यात करता है तो उस निर्यात करने वाले जो क्रमानुसार नाम है, यानी सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है वो यूएसए को होता है, फिर उसके बाद जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, इटली, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, हॉलैंड, ईरान,
सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश हैं जिसके साथ भारत अपना माल एक्सपोर्ट करता है। इसी प्रकार से जब हम माल मंगवाते हैं, यानी जिसे आयात कहते हैं, इंपोर्ट की बात करते हैं, तो आधे से अधिक भाग जो है वो विकसित देशों से होता है। एक चौथाई भाग जो होता है, यानी 25% जो रहता है वह यूरोपियन देशों से, और बाकी का 25% जो रहता है वो अन्य देशों से होता है। लगभग 20% जो रहता है मध्य पूर्व के तेल उत्पादक देशों से हम क्रूड ऑयल, जो पेट्रोलियम जो पदार्थ है, उसको हम आयात करते हैं। आयात में बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, कनाडा, जापान, इनके साथ हमारे जो इंपोर्ट जो है वो बड़े हैं। और भारत में जो आयातों की बात करें तो ब्रिटेन का जो एकाधिकार है वो समाप्त हो चुका है। कुछ नए देश है जैसे कि ईरान और पूर्व साम्यवादी 2 देश है, उनके साथ हमारा व्यापार बढ़ा है। और जिनके साथ वो आयात करता है, यानी जहां से भारत सामान मंगवाता है, वो है यूएसए, जापान, सऊदी अरब, इराक, रूस, जर्मनी, ईरान, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, कुवैत। ये वो देश हैं जिनके साथ हम अपने विदेशी व्यापार के तहत विभिन्न सामान को उनसे मंगवाते हैं। प्रमुख आयात की बात करें तो लगभग विश्व के 140 देशों से लगभग 6000 से अधिक प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो भारत मंगवाता है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे भारत की जो जनसंख्या बढ़ रही है और जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो उसके आधार पर हमारा जो आयात में है वो भी बढ़ा है। कौन कौन सी चीज़ों को हम मंगवाते हैं, तो सबसे पहले हम पेट्रोल की बात करते हैं या पेट्रोलियम उत्पाद की बात करते हैं। तो बहरीन, फ्रांस, इटली, अरब कंट्रीज, सिंगापुर, यूएसए, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई, मैक्सिको, अल्जीरिया, म्यांमार, इराक, रूस, इन सब से हम पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बने हुए जो पदार्थ हैं उनको हम मंगाते हैं। मशीनों की बात करें तो मशीनों के बिना हम औद्योगिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते लोग। इसी कारण हम विद्युत से चलने वाली जो मशीनें, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनें हैं, वो सबसे ज़्यादा मंगाते हैं। इसके अलावा जो सूती वस्त्र उद्योग है, कृषि है, बुलडोजर है, जो शीत भंडारण के क्षेत्र है, यानी जो कोल्ड स्टोरेज है, चमड़ा, चाय, चीनी, वायु संपीड़क, ये जो कॉन्स्ट्रक्टर जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्टर हम अभी मंगा रहे हैं। इसके अलावा खनिज पदार्थ और विभिन्न प्रकार से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो मशीनें होती हैं वह हम ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए, बेल्जियम, फ्रांस, जापान, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया और स्लोवाकिया, जितने भी जो देश हैं उनसे हम ये मशीनें मंगाते हैं। कपास और जो रद्दी रुई है वह मंगाने के लिए हम मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, कीनिया, सूडान, पेरू और पाकिस्तान से इसका कपास का आयात करते हैं। इसके अलावा जो लोहे की जो या अलोह जो वस्तुएं हैं वह जैसे कि एल्यूमिनियम, पीतल, तांबा, कांसा, सीसा, जस्ता, ये जो है ये हम विदेशों से मंगवाते हैं। तो ये जो है हम ब्रिटेन, कनाडा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए, बेल्जियम, कांगो, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, रोडेशिया, ये जो जितने भी देश हैं वहाँ से हम आयात करते हैं। इसके अलावा हम खाद भी मंगाते हैं। तो खाद मंगाने के लिए हम निर्भर हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, कनाडा। खाद्यान्न और अन्य उत्पाद की दृष्टि से देखें तो हम ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाते हैं। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा से भी गेहूं मंगाते हैं। इसके अलावा भारत में विदेशों से हम मोती मंगाते हैं और जो अन्य जो मूल्यवान जो रत्न है वो भी हम मंगाते हैं। इसके अलावा खाद्य तेल, यानी जो खाने का तेल है, कागज है, गत्ता है, लुगदी है, निरेश है, औषधियाँ हैं, ये सभी हम बाहरी देशों से आयात करते हैं। तो ये हमारा आयात रहा। इसके अलावा खनिज पदार्थ हैं तो अब्रक, मैग्नीज, लोएस्क जो है उसका हम निर्यात करते हैं। अमेरिका और जर्मनी भारतीय अब्रक के काफ़ी बड़े ग्राहक के रूप में है और लौह धातु का मुख्य तो जो निर्यात किया जाता है वो जापान को किया जाता है। इसके अलावा सूती वस्त्र, तो सूती वस्त्रों का जो निर्यात है वह इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार, अदन, इथोपिया, सूडान, अफगानिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका, इन सभी को हम बेचते हैं। चीन व जापान भारत से प्रतिस्पर्धा करने वाले देश यानी कंपटीशन वाले हैं, तो इनके निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के निर्यात प्रोत्साहन परिषद की स्थापना की है। इसके अलावा इंजीनियरिंग का सामान, तो इंजीनियरिंग का जो सामान है वो भी हम निर्यात करते हैं। तो उसमें मोटर, रेल के डिब्बे, बिजली के पंखे, सिलाई की मशीनें, टेलीफोन, विद्युत उपकरण, ये सारी हम वस्तुएं बेचते हैं। रूस, अमेरिका, हंगरी, श्रीलंका और इराक को हम इस प्रकार की वस्तुएं
बेचते हैं। इसके अलावा मसाले, तो भारत अमेरिका और यूरोपीय देशों को विभिन्न प्रकार के मसाले भी निर्यात करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जितने भी जो आभूषण और रत्न जवाहरात है वह हम बेचते हैं। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट की जो वस्तुएं होती हैं वह भी हम दूसरे देशों को बेचते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपके चैप्टर था जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि भारत का जो विदेशी व्यापार की कैसी प्रवृत्तियां हैं और किस प्रकार से इसको हम